आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंट के थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से एग्जामिनर इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, क्योंकि थ्योरी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टोटल आपके चैप्टर्स हैं, उसमें से जो जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। आपको बस क्या थ्योरी के लिए जितनी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना भी मत, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग। तो आपको क्या करना है, आपने इसे आपको लिखना है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing and interpreting financial transaction in monetary term। आप अकाउंटिंग को कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आप उस बिजनेस में क्या करते हैं कि आप कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, कुछ सामान सेल कर रहे हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सभी आपकी क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। वहीं ऐसा होता है कि आप किसी मैनेजर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट मैनेजर है, तो वहां पर जो मैनेजर है उसकी जो ऑनेस्टी है आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको याद रख सकते हैं कि हाँ ये मैनेजर बहुत अच्छा है, ये अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शंस होती हैं, ठीक है, 1000 ट्रांजेक्शन हो रही हैं कि आप किसी को सामान सेल कर रहे हैं, आप कहीं से सामान परचेज कर रहे हैं, तो आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करके नहीं रख सकते, उसको अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते। आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। अब सिर्फ खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता करना होगा कि टोटल कितनी सेल हुई है, टोटल कितनी परचेज हुई है, कितनी आपको पेमेंट रिसीव हुई है, कितनी आपने पेमेंट की है। ये सब चीज भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको उन्हें क्या करना होगा, क्लासीफाई भी करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां पर आप एक पर्सन से ही सामान परचेज करेंगे, एक ही कंपनी से सामान परचेज कर रहे हैं, एक ही को सेल कर रहे हैं। आपके पास अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें तो आप डिफरेंट पर्सन को सामान सेल करेंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके जो गुड्स हैं, आपने क्या किया, कैश सेल किए, किसी को आपने क्रेडिट मतलब उधारी पे सेल किए, या कहीं से आप क्या कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, सामान कहीं से कैश परचेज करके ला रहे हैं, कहीं से आप क्या कर रहे हैं, उधारी पे परचेज कर रहे हैं। तो इनको आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इनको आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि आपने परचेज अलग लिख दी, आपने परचेज अलग करी, सेल अलग करी, आपने रेंट जो आपके एक्सपेंस उन्हें अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपने क्लासीफाई कर दिया। देन उसके बाद उसे समराइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जब भी ये पता करना हो कि टोटल कितनी सेल हुई है, टोटल कितनी परचेज हुई है, तो आप क्या करेंगे कि टोटल सभी को डेली कैलकुलेट करने बैठेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो आप फाइनली क्या करेंगे, उसको समराइज भी करेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस शीट बनती है, ये सब चीज आपकी फाइनल बनेगी। उसको आप वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। ये सब चीज आप किसे बताएंगे, आपके इंटरनल यूजर्स को बताएंगे। जैसे मान के चले जाए ओनर है, मैनेजमेंट है, या इंप्लॉइज है, या फिर एक्सटर्नल यूजर हो गए जैसे कि बैंक है। आप अगर बैंक को ये नहीं बताएंगे कि आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो आपको लोन क्यों देंगे या इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस। क्या होती है, अकाउंटिंग होती है पूरी, ठीक है। तो हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है ना, जिनको हम क्या करें, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। किसी मैनेजर की ऑनेस्टी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोई सामान परचेज किया, आप पता लगा सकते हो मैंने 10,000 का सामान लिया, मैंने 20,000 का सामान लिया, ठीक है। तो ये जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना, फिर उन्हें क्लासीफाई करना, उन्हें समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ये आपके क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा स्टेट द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग को अगर आप सिंपल समझेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस के अंदर हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज करके नहीं रख सकते, उसको याद नहीं रख सकते, तो उन्हें आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। याद रखना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में, वो हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। जहां से बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल मीनिंग है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसका मतलब ये है कि भी बिजनेस आपका अलग है और आपके ओनर अलग हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, 50,000 रुपए लेके गए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी कैपिटल होगी, ठीक है। वो 50,000 रुपए आप लेके जाते हो, आप बिजनेस में लगाते हो, आप सामान परचेज करते हो, आपका बिजनेस होगा, वो आपके बिजनेस के लिए उसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 रुपए लगाए, आपने जो भी सामान खरीदा, मान लो कुछ सामान लेकर आए आप सेल करने के लिए, वो सामान आपने बिजनेस में लगा दिया। अब आप उस पैसे को भूल जाओ कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने 50,000 रुपए लगा दिए, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं। आपके बिजनेस को क्या करना होगा, वो आपके बिजनेस की क्या लायबिलिटी है, उसे क्या करना होगा,
प्रॉफिट के साथ उसे लौटाना भी होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इसलिए तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना, ताकि उसका प्रॉफिट हो, और उसके जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो तो उसे वापस मिले ही मिले, साथ ही साथ उसे प्रॉफिट भी मिले। तो यहाँ पर जो वो पैसा लगा रहा है ना, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो कैपिटल हो रही है, वो क्या है, वो आपके बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, बिजनेस अलग होता है और आपके जो ओनर होता है वो अलग होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बिजनेस पर्पज से आपने कोई मशीनरी परचेज की है, तो वो मशीनरी ऐसा नहीं है कि ओनर उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा। ठीक है, इवन आपके बिजनेस के अकाउंट से अगर कोई आपका ओनर है वो पैसा कुछ विड्रॉ करता है, तो वो उसकी ड्रॉइंग कहलाएगी और वो उसकी कैपिटल से क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन गुडविल। देखो गुडविल क्या होती है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि आप मान लो, आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके एरिया में कोई कोचिंग है, ठीक है, उस कोचिंग का बहुत नाम है कि भाई वहां अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो जो उसका नाम है ना उस इधर, वो उसकी क्या है, रेपुटेशन है, वो उसकी क्या है, गुडविल है। ठीक है, जो उसने अर्न की है। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, गुडविल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, इसे सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इसे ऐसे समझो कि जब हमारी जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है, तो मान लो उसने कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, उसमें से पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो जो अप्लाई किया ना 8,000 के लिए, वो जो 8,000 है वो हमारी क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व की यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है कि कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएट किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से, एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो कंपनी ने क्या किया कि 1,00,000 रुपए की मशीनरी परचेज की 2025 में, ठीक है, 2025 में 1,00,000 रुपए की एक मशीनरी परचेज की। अब कुछ दिनों बाद नेक्स्ट ईयर 2026 में आपकी जो मशीनरी 1,00,000 में आपने परचेज की, अब आप कितने में सेल करें, 1,20,000 में, तो सिंपल आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 20,000 का प्रॉफिट ऐसा थोड़ी ना है कि आपके जो बिजनेस की एक्टिविटी है, मतलब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे आपको अर्निंग होती है, ऐसा तो ये है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी 10,00,000 रुपए की मशीन डेली ले रही है फिर सेल कर रही है, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपका क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो है ना 20,000 का, ये भी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये तो है एक छोटी सी डेफिनेशन। लेकिन कैपिटल रिजर्व का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका जो कंपनी चैप्टर है उसके अंदर से 200% आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखेंगे प्रोराटा का क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपसे रेशियो ऑफ शेयर्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना बच्चे बहुत गलती करते हैं कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, इसे आप क्या करें, ऐसे समझिए कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किए, शेयर इशू किए, उनमें से एक शेयर होल्डर है ए। ठीक है, उसने किया कि 100 शेयर ले लिए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब 10 रुपए के हिसाब से 100 शेयर कितने के हो गए, 1,000 के। ठीक है, तो अब उस शेयर होल्डर को कंपनी को कितने पैसे देने हैं, 1,000 रुपए देने हैं। लेकिन उसने क्या किया कि 700 रुपए तो दे दिए, 700 तो उसने पे कर दिए, ठीक है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट कॉल पे। बाकी के जो 300 रुपए रह गए ना, वो उसने पेमेंट नहीं किए। उसने कहा कि अब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर उसकी जो मेंबरशिप है ना, उस शेयर होल्डर की मेंबरशिप क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और कंपनी क्या कर लेगी, उसके जो शेयर उसे फोरफीचर कर लेगी। ठीक है, होगा कि जो जब्त करे हुए शेयर है उसके साथ साथ उसका जो 700 रुपए आए हुए हैं ना, जो कंपनी के पास आ गए 700 रुपए, वो तो कंपनी के पास आ गए। ठीक है, अब जो शेयर है 100 शेयर, वो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उन्हें किसी और को री इश्यू नहीं करेगी। अब कंपनी ने क्या किया कि उन शेयर को क्या किया, री इश्यू कर दिया, यानी कि किसी दूसरे शेयर होल्डर को क्या कर दिया, वो शेयर्स री इश्यू कर दिए। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि वो जो शेयर्स री इश्यू किए हैं वो आपके किए हैं 9 रुपीज पर शेयर, जहां वो 10 रुपए के जा रहे थे शेयर। अब कंपनी ने क्या किया कि 1 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। उन्होंने किया दूसरे शेयर होल्डर को उन्होंने वो शेयर क्या कर दिए, री इश्यू कर दिए। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि कंपनी के पास जाने थे 1,000 रुपए। ठीक है, लेकिन जब दोबारा से वो शेयर्स इश्यू किए तो कंपनी के पास कितने गए, 900 रुपीज के। तो यहाँ पर 100 रुपीज का क्या हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है, 100 रुपीज का नुकसान हो रहा है। अब कभी काफी बच्चों के मन में ना एक डाउट आ रहा होगा कि मैम जो 700 रुपीज कंपनी ने पहले लिए हैं वो पैसे उसकी एडजस्टमेंट होगी, उसको अभी आप साइड में रख दो। ठीक है, कंपनी को कितने का लॉस हुआ,
₹100 का लॉस हो रहा है कंपनी को, क्योंकि जहाँ उसके शेयर ₹1000 में जाने थे अभी ₹900 में गए। तो वो ₹100 क्या करेगा, वो क्या करेगी, जो ए शेयर होल्डर है उसके जो ₹700 थे, जो उसने जब्त किए थे, जो पैसे उन्होंने वापस नहीं किए थे, उसमें से क्या करेगी, 700 में से वो ₹100 लेस कर देगी, अब बचे 600। ठीक है, तो पूरे शेयर भी रीइश्यू हो गए, यहाँ से लॉस भी पूरा कंप्लीट हो गया, जो लॉस हुआ था ₹100 का वो भी बैलेंस हो गया, तो ₹600 बचे, वो क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को ऐसा तो है नहीं कि हर बार ऐसा होगा कि हर शेयर होल्डर यही काम करेगा कि पहले शेयर के लिए अप्लाई किया, फिर बाद में मना कर देगा, फिर कंपनी ने जब्त करेगी शेयर को और बार-बार यही प्रोसेस होगा। ये ऐसा बार-बार तो होगा नहीं। तो इसलिए ये वाला जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, ठीक है? और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप अपने इसकी एंट्री अब बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, 100% आप इसे आराम से कर सकते हो। हालांकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी उसमें भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कैसे आपको एंट्री करनी है, बट फिलहाल के लिए ये चीज भी क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है? मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको अच्छे से समझ सको, आपको कैपिटल प्रॉफिट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कैपिटल प्रॉफिट से आपका कैपिटल रिजर्व बनता है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल्स इन एडवांस? इसका सिंपल है, कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट बिकम्स ड्यू या डिमांडेड। देखो, अभी कंपनी को एक पर्सन या शेयर होल्डर है, मान लो ए शेयर होल्डर है, उसने कुछ शेयर्स क्या किए, अप्लाई किए, ठीक है, शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया और उसने क्या की, पेमेंट कर दी ₹10। कंपनी ने कितनी पेमेंट मांगी थी कि फर्स्ट टाइम पे आपको कितनी पेमेंट करनी है, ₹5 करनी है, एप्लीकेशन टाइम पे आपको ₹5 देने हैं। अब ए शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, ₹10 दे दिए। अब जो ₹10 में ₹5 हैं, तो ₹5 तो चलो एप्लीकेशन पे चले गए, लेकिन जो ₹5 है ना, वो कंपनी के पास क्या है, के पास एडवांस चला गया है, उसको कंपनी क्या मानेगी, लायबिलिटी मानेगी, तब तक उससे वो, जब तक उससे वो क्या नहीं कर देती, एडजस्ट नहीं कर देती है, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो, बैड डेट क्या होता है, डूबा हुआ पैसा। इसका एक सिंपल सा ये समझो, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड टू कवर एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम डाउटफुल डेट। कि बिजनेस में क्या होता है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आप किसी से सामान परचेज करते हैं उधार, ठीक है, किसी को सेल भी करते हैं, तो जब आप किसी को सामान सेल कर रहे हैं ना उधार, तो आपको पता चल जाता है कि आपने 20,000 का सामान सेल किया है, ठीक है, उसमें से आपको लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो ₹2000 मुझे वापस नहीं दे सकता। आपको ₹2000 का क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये पैसे मुझे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। अब अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो आप क्या करोगे, ₹2000 का आप प्रोविजन बना दोगे कि अगर ये पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ये पैसा मेरा डूब सकता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आपको अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, आप 2 लिख सकते हो। इसका मीनिंग तो आप इसकी आपके अकाउंटिंग की और बुक कीपिंग की क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखी भी है, ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग होता है और इसमें आपको समराइज, क्लासीफाई, ये सब भी करना होता है। इसकी अगर हम बात करें, इसके स्कोप की बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। आपने एक शॉप है, मान लो आपके एरिया में एक शॉप है, तो उसका काम है कि उसे कोई रिकॉर्डिंग करानी है, जस्ट रिकॉर्डिंग करानी है, रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, तो एक छोटे लेवल का काम है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है। वहां पर आपको किसी सीईओ को बैठाने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरी कंपनी की जो हजारों ट्रांजेक्शन हो रही है डेली की, उन्हें रिकॉर्ड करना है, फिर उन्हें क्लासीफाई करना है, उन्हें समराइज करना है, ठीक है, फिर हमें इन्फॉर्मेशन बतानी है कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है, ठीक है, कि प्रॉफिट में है या लॉस में। अकाउंटिंग का क्या है, वाइडर इन स्कोप है। बात करें तो आपके बुक कीपिंग का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन वहीं आपके अकाउंटिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन बतानी होती है, प्रोवाइड करनी होती है आपके ओनर को, मैनेजमेंट को या फिर एम्प्लॉइज को, ताकि एक अच्छे से डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस आगे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, अगर लॉस में चल रही है तो फिर वहां पर उस चीज को एनालाइज किया जाएगा कि हम क्या करें जिससे कि हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चले, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आपको क्या बताने, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बताने कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहला तो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड बना के रखते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं प्रॉपर में। सेकंड, हम पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। थर्ड, हम ये पता करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो क्या है, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप जाते हो बैंक के पास,
ठीक है, आपको लोन की ज़रूरत है, आपको फंड की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक जो है, ऐसा तो है नहीं कि आके उस पूरी ट्रांज़ैक्शन देखेंगे, फिर खुद कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे कि हाँ, कितना-कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितने आपकी सेल हुई है, कितनी परचेज़ हुई है, फिर वो आपकी बैलेंस शीट बनाएँगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो किस बेसिस पे आपको लोन देंगे? आपके सिर्फ़ कहने से तो काम चल नहीं जाएगा कि आपने कह दिया हमारी कंपनी प्रॉफ़िट में चल रही है और वो मान जाएँगे और आपको लोन दे देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या देखते हैं? आपकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में सब कुछ लिखा होता है कि आपकी जो बिज़नेस है, आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं? आपके अकाउंटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन एनी 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आपको कोई भी 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताने हैं। एक तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि आपका जो बिज़नेस है वो अलग है, को हम क्या करेंगे? अलग मान के चलेंगे, एक नहीं मान सकते, ठीक है? हमारा सेकंड वाला क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती हैं, ठीक है? ओनली दोज़ ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹20,000 इज रिकॉर्डेड, ठीक है? अगर आपने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। बट ऑनेस्टी या स्किल ऑफ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है? अगर आपका जो मैनेजर है कंपनी का वो बहुत ऑनेस्ट है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, स्टेट एनी टू लिमिटेशन। अब आपको बताना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसकी लिमिटेशन क्या होती है। इसका आंसर आपके सामने है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली सम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती हैं और इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट रिकॉर्ड आर नॉट मेंटेन। यहाँ पर आपका कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बनता है, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो एक्यूरेट नहीं बनती है। थर्ड हमारा है प्रॉफिट और लॉस आप पता नहीं लगा सकते प्रॉपर वे में। एंड फोर आपका है कि आपके इसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एरर्स हाई रहती हैं, ठीक है? आपने एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने क्या किया कि आपको कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है आपने वो लिख ली, और आपने कितनी पेमेंट आगे की है वो आपने लिख ली। कह रहे हैं कि आपने मान लो कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है? आपने क्या किया कि आपने कुछ पैसे कर दिए, पेमेंट कर दी, तो आपने लिख दिया कि मैंने इतने रुपए पेमेंट करी। आपने ये नहीं लिखा कि आपने उसके बदले सामान क्या लिया, ठीक है? उसके बाद में आपने सिमिलर वे में कोई सामान सेल किया, तो आपने क्या सामान सेल किया वो नहीं लिखा, लेकिन आपने लिख लिया कि मेरे पास इतनी पेमेंट आई है, या आपने रेंट पे किया या आपने सैलरी पे की, ये सब चीज आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। हमारे अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम रहता है, ठीक है? जैसे आपने मशीनरी परचेज की, तो आपके बिजनेस के अंदर अगर मशीन जा रही है तो आपका कैश कम हो रहा है, ठीक है? मशीनरी भी हालांकि हमारा एक एसेट ही है और हमारा कैश भी एसेट ही होता है। कैश डिक्रीज हो रहा है और हमारी मशीनरी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट वाला रहता है, डबल एंट्री सिस्टम रहता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिफाइन गुडविल, स्टेट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है। आपकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है? आपके बिजनेस की रेपुटेशन आपकी गुडविल होती है, जिससे आपको फ्यूचर में क्या होता है कि हायर प्रॉफिट भी आप इससे अर्न कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स आपकी गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं? आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है? लोकेशन क्या है आपके बिजनेस की, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है या क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये वाले आपको इसमें से कोई 2 फैक्टर लिखने हैं। एंड देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम एनी 2 एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपको 2 ऐसी एरर बतानी है जो आपकी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, हमसे यहाँ पर 2 पूछिए तो हमने यहाँ पर 2 लिख दी, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। आता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये होता है आपके एडमिशन वाले चैप्टर में, ठीक है? एडमिशन वाले जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं। अब इनका जो शेयरिंग रेशियो है 3:2 का है। अब ये क्या कर रहे हैं? मान के चलो इनका 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या कर लेंगे? दोनों उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? अपने रेशियो के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मान लो 18,000 जो है वो ए ले गया और आपके 12,000 बी ने ले लिया। अब क्या करते हैं? यहाँ पर एक थर्ड पार्टनर आता है, वो कहता है कि मेरा भी वो कहता है कि मुझे भी अपने बिजनेस में क्या कर लो? पार्टनर बना लो। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टनर जिन्होंने अपना नाम कमाया, बिजनेस चलाया, वो ऐसे ही फ्री में तो उसका एडमिशन होगा नहीं, कैपिटल एंड गुडविल की पेमेंट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रेशियो था आपके ए और बी का 3:2 का, उन्हें कुछ ना कुछ क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा, कि जहां वो 2 जनों में प्रॉफिट बचता था अब वो 3 में बटेगा, ठीक है? तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स sacrifice their profit of share
देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, देख सकते हैं ये इसका एग्जांपल भी दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपका कैलकुलेट कब होता है, जब एडमिशन हो रहा होता है किसी पार्टनर का। लेकिन वहीं अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में आपका एक और रेशियो है, एक और आपका होता है रेशियो, वो होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो पे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और उसका सिंपल सा याद रखो कि जो ये फॉर्मूला है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, गेनिंग रेशियो जब कैलकुलेट करो तो इसका उल्टा कर देना, न्यू रेशियो में से माइनस कर देना ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीड किया होगा, अगर प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके दो यूजेस भी आपसे पूछ रखे हैं। पर इसमें देखा है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन्स इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हाइयर देन देयर फेस वैल्यू। एक आपका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, उसे आप कंपनी कितने में इश्यू कर रही है, 12 रुपए में इश्यू कर रही है, तो 2 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई कंपनी है कि वो नॉर्मल है, उसे बहुत लोग जानते नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी तो क्या करेगी, जो फेस वैल्यू उसी पे शेयर इशू करेगी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स की वैल्यू बहुत है, बहुत ज्यादा उसका नाम है, तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, वो शेयर को क्या कर सकती है, प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ये प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, जो ये 2 रुपया जो अमाउंट होता है प्रीमियम का, ये कंपनी में एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट होता है, और उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकती है, बोनस शेयर के लिए। कंपनी क्या कर सकती है कि मान लो आपकी जो शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर हैं, उनको क्या कर सकती है कि आपके किसी के पास 100 शेयर हैं तो उनको 100 शेयर पे 5 शेयर पे 1 शेयर उन्हें फ्री दे देगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। या फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन की फी जो रहती है, या फिर आपके स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी खर्चे होते हैं, इनको राइट ऑफ करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। थर्ड हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। अगर किसी कंपनी ने आपके शेयर डिस्काउंट पे इशू किए थे तो उनको राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट पे शेयर को इशू करना एक तरीके से कंपनी को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, ये वाले आप तो ये इसके 3 यूजेस हैं, आपसे 2 लिखने के लिए बोले, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज मीन्ड बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड हाउ आर दे ट्रीटेड। Outstanding expense are those expenses which have become due but remain unpaid at the end of the accounting period. Outstanding expense एक ऐसा खर्चा होता है जिसको कि आपने काम तो हो गया आपका, लेकिन वो खर्चा आपने पे नहीं किया है, आपके अकाउंटिंग पीरियड में उसकी पेमेंट नहीं करी है। जस्ट एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन आपने 1 मंथ पूरा काम कर लिया, आपकी सैलरी आपको नहीं मिली है चाहिए, तो जो 1 मंथ की सैलरी है ना, वो क्या है, आपने काम तो कर लिया बट उसकी आपको पेमेंट नहीं मिली है, तो वो क्या हो जाएगी, कंपनी की एक तरीके से लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एडिड टू रिलेटेड एक्सपेंस इन P&L अकाउंट, आपके P&L अकाउंट में ऐड होती है डेबिट साइड। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि वहां पर लिखा होता है सैलरी होती है, सैलरी दे रखी होती है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, और आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया होता है, वहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी होती है, या आउटस्टैंडिंग आपके रेंट दे रखा होता है, कोई भी चीज ऐसा खर्चा जो कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो कि खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई थी, तो वो चीज हम क्या करेंगे कि मान लो 10,000 रुपए किसी की सैलरी है, आपकी ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपए सैलरी है, तो 10,000 रुपए सैलरी के साथ साथ हम क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी ऐड कर देंगे, कहाँ, P&L अकाउंट में। क्लियर, उसके साथ साथ हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, चाहे वो सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, या अदर कोई भी एक्सपेंस हो, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, उस पर शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका नेचर है कि रियल अकाउंट और इसका है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो खर्चे की बात कर रहे हैं, एंड ये जो है आपका इसका बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस होता है, ये एक्रूअल बेसिस होता है। जिन्हें पेमेंट वाला होता है उसमें तो कैश की बात ही हो रही होती है, कैश पेमेंट क्या हुई है, कैश रिसीट क्या हुई है। ठीक है, इसके बारे में बात होती है। तो ये यहाँ पर अगर हम आपके रिसीट एंड पेमेंट वाले की बात करें तो इसमें इंक्लूड होते हैं कैपिटल प्लस रिवेन्यू आइटम, और अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू आइटम्स ओनली। पर्पस दोनों का डिफरेंट रहता है। इसका पर्पस रहता है कैश और रिसीट को दिखाना, और इसका पर्पस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये होता है शो सरप्लस एंड डेफिसिट। आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा, अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो आपका क्या होगा, डेफिसिट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, व्हाट इज द आइडियल रेशियो।
तो इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमारे, जिनको हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, जिन्हें हमें शॉर्ट टर्म में पेमेंट करनी पड़ सकती है। आइडियल रेशियो की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 2:1। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गिव 2 एग्जांपल। आपको बताना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जैसे कि कैश सेल हुई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर या पेमेंट ऑफ सैलरीज। देखो जैसे जो भी आपका बिजनेस है उससे जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई सामान सेल किया, ठीक है, उससे आपको पेमेंट आई, फिर आपने कोई सामान परचेज किया, उसमें आपने पेमेंट की, ये सब क्या होती है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कैश फ्लो वाला एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जो कि आता है आपके एग्जाम में, उसमें आपसे 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने समझ ली, 2 चीज और समझ लो ताकि आपको कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत ना आए, और जब हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने मशीनरी परचेज की, कोई फिक्स एसेट परचेज कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए की मशीनरी आप डेली परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं। वहीं अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो जस्ट एग्जाम्पल हमने लोन लिया। अब लोन ऐसा तो नहीं कि हम डेली लोन ले रहे हैं या 1-2 दिन के लिए लोन ले रहे हैं, लोन चलता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, इस तरीके से लोन लिया जाता है, ठीक है। या हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखने में लग रहा है वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ठीक है, लेकिन इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। देखो इसका फॉर्मूला समझो, होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपके पास करंट एसेट आपके पड़े हुए हैं 50,000 के, ठीक है, मतलब जैसे कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, ठीक है, ये आपके पास 50,000 रुपए हैं। करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी है, 30,000 की, जो आपको देनी पड़ सकती है जल्दी शॉर्ट टर्म में। अब आपके पास इनका बैलेंस कितना आ रहा है, 20,000। ये आपकी क्या वर्किंग कैपिटल है कि डे टू डे एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस में चलती हैं, जैसे कि एक्सपेंस है, रेंट पे करना है, कोई सैलरी अर्जेंट में पे करनी है, आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एक तरीके से क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आपके जो खर्चे हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के जो खर्चे हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। बस इतना कर लो, इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है कि पहले होता था कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते थे थ्योरी में, ऐसा नहीं है। अब क्या है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है थ्योरी के अंदर। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, जो कि क्वेश्चंस आपके वहां से पूछे जाएंगे डायरेक्ट, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। साथ साथ आपके एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो कि काफी इजी है करना, जो कि काफी इजी होंगे करना, और उनमें से काफी हद तक आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर आपके सामने होगा और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके क्वेश्चन पेपर की मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।